अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम लोग जो है वो क्या पढ़ रहे थे? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट कर रहे थे हम लोग। बेसिकली जो है वो ओव्यूलेशन रिप्रोडक्टिव साइकिल कर रहे थे फीमेल में। एंड इन फीमेल देर आर टू रिप्रोडक्टिव साइकिल्स विच run parallelly with each other. One is the ovulatory cycles and one is the endometrial cycles. One occur in the ovaries and one occur in the uterus. ओवेरियन साइकिल्स हैं और साथ हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो इसमें हमने ओवेरियन साइकिल स्टार्ट किया था। इनिशियली हमने जो है वो इसमें डेवलपमेंट देखी थी कि हमारे पास फॉलिकल्स जो हैं इस तरह डेवलप होते हैं। इसको यहाँ हम डायग्राम से जल्दी जल्दी जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है इनिशियली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो इनिशियली हम इस स्टेज पे हमने देखा था, ये सारा कुछ हमने देखा था। वो एल सर्च क्या आती है, ग्रेफियन फॉलिकल और ये सारी चीजें हमने देखी थी। हमने यहाँ तक देखा था कि हमारे पास जो है ये एंट्रम लेयर होता है जिसको हम कहते हैं क्रेसेंट शेप्ड होता है इनिशियली। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं सराउंडिंग दी प्राइमरी साइट, ये जो है ये हमारे पास फ्लूइड फिल्ड होते जाते हैं, इनमें स्पेसेस अपीयर होती जाती हैं और अल्टीमेटली ये एक लार्जर फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो है वो फॉर्म लेते हैं जिसको हम एंट्रम कहते हैं। और इन द मीन वाइल हमारे पास जो ओवरीज का कनेक्टिव टिश्यू होता है, सराउंडिंग ओवरीज का कनेक्टिव टिश्यू, वो है वो ऑर्गेनाइज करता है अपने आप को टू फॉर्म अ लेयर विच इज नोन एज थीका फॉलिकुलाई। एंड अगेन दिस थीका फॉलिकुलाई डिवाइडेड इनटू एन इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इनर लेयर जो है वो हमारी फ्यूलर लेयर जो थी उसके बिल्कुल साथ पड़ी होगी, उसको हम थीका इंटरना कहेंगे। एंड दिस लेयर विल बी कैपेबल ऑफ सिक्रीटिंग सम सब्सटेंसेस जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा। एंड द आउटर लेयर विच इज नोन एज द थीका एक्सटर्ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एंट्रम की डेवलपमेंट की वजह से हमारे पास जो प्राइमरी oocyte होता है वो पुश्ड हो जाता है टू वन साइड। एंड हेयर यहाँ पर जो फॉलिकुलर सेल्स प्राइमरी oocyte को जो है वो सराउंड करते हैं, ये जो आप लोगों को एक लेयर नजर आ रही है इसको हम कहते हैं क्यूमुलस oophorus। क्यूमुलस oophorus। हमने क्या बात की कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स थे इनमें फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा और फ्लूइड की वजह से हमारे पास यहाँ पे ये जो स्पेसेस थी बीच में ये फ्लूइड से फिलअप होना शुरू हो जाएंगी और अल्टीमेटली हमारे पास एक फुल फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉर्म हो जाएगी जिसको हम एंट्रम कहेंगे। इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी कि सबसे बाहर बेटा कौन सी लेयर होगी? थीका एक्सटर्ना। शाबाश, थीका एक्सटर्नल होगी। उसके बाद क्या होगा? थीका इंटरना। थीका इंटरनल। शाबाश। उसके बाद अंदर क्या होगी? फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स। शाबाश। अब हमने बात की और प्राइमरी oocyte की क्या पोजीशन है हमारे पास बेटा? टवर्ड पेरिफेरी। प्राइमरी oocyte जो है दैट विल बी शिफ्टेड टू वन साइड, ठीक है। और वो हमें इस तरह लगेगा जैसे वो एंट्रम में प्रोट्यूड कर रहा है, ठीक है। एंट्रम में प्रोट्यूड हुआ हुआ है, एक तरफ से बल्ज हमें नजर आएगा एंट्रम के अंदर। अब क्या होगा कि यही फॉलिकुलर सेल्स ये जो प्राइमरी oocyte के अराउंड अपने आप को अरेंज करेंगे, इनको हम कहते हैं क्यूमस oophorus। क्या कहेंगे इनको हम? क्यूमुलस oophorus। क्यूमुलस oophorus, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास फॉलिकल है, ये जो बड़ा सारा फॉलिकल बन गया जिसमें सेंटर में एंट्रम है, इसमें फ्लूइड है, इस फॉलिकल को हम क्या कहेंगे? ये कौन सा कैम्ब्रियन फॉलिकल? फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल भी हम जो है वो इसको कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल बेसिकली वेसिकुलर और सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक। अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है इसने तकरीबन 25 मिलीमीटर का साइज जो है वो अटेन करना होता है। और जब ये मिच्योर हो जाता है तो तब हम इसको मिच्योर सेकेंडरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल भी जो है वो हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ओवेरियन फॉलिकल्स की जो है वो डेवलपमेंट हुई है दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल से याद रखना है ओवेरियन फॉलिकल बढ़ेंगे ड्यू टू द हार्मोन विच इज नोन एज FSH। लेकिन जब आपके फाइनल स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की तब हमें LH भी जो है वो चाहिए, यानी
कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी चाहिए। इन दोनों हार्मोन में से किसी एक भी का भी लेवल जो है वो लोअर साइड पे जाएगा तो हमारे पास फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होगी और मेच्योरिटी जो है वो अटेन नहीं होगी। अगेन अब हम बात करते हैं कि ये हम 25 मीटर और ये इतना साइज और इतनी डिटेल इसलिए कर रहे हैं कि ऑन द क्लिनिक साइड व्हेन अ फीमेल पेशेंट केम विद द कंप्लेन ऑफ इनफर्टिलिटी, तो यू हैव टू ऑब्जर्व हर ओवरीज फॉर द मेच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स। हमने ये देखना है कि वहां पर कौन सी स्टेज तक जो है हमारे पास फॉलिकल्स प्रेजेंट है। आइदर वी हैव टू गिव सम आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स फ्रॉम द आउटसाइड, कि हमें कोई चीज इंड्यूस करनी पड़ती है, एग प्रोडक्शन के लिए इंडक्शन करनी पड़ती है, एफएसएच देना पड़ता है, एलएच देना पड़ता है टू अटेन दिस साइज के 25 मिलीमीटर, और या हम उसको जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल की ग्रोथ तक ले गए ताकि हमारे पास आगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो चल सके। तो हमें ये सारे पता होना चाहिए कि हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल का क्या साइज है, उसमें क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेकेंडरी फॉलिकल का क्या साइज है, उसमें क्या नजर आएगा, मेच्योर फॉलिकल को कैसा नजर आना चाहिए, या ग्रेफिन फॉलिकल क्या होना चाहिए, और कितना साइज इसको है वो अटेन करना चाहिए। अब हमारे पास क्या होगा कि ये ग्रोइंग फॉलिकल होंगे, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन विच इज नोन एज ईस्ट्रोजन। ठीक है, और ये हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट एंड द फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसने ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस के अंदर हमने बात की कि ओवेरियन साइकिल जो है वो पैरेलल रन कर रहा है विद द एंडोमेट्रियम साइकिल। तो ईस्ट्रोजन रिलीज होगा तो हमारे पास ईस्ट्रोजन जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये यूट्रस पे जो है वो एक्ट करेगा और हमारे पास वहां पर जो है वो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया बेटा फॉलिकल्स बनने तक? मैम ये प्यूबर्टी पे हो रहा है ना ये सारा काम? जी जी, मैम ये सारा काम जी बेटा। प्यूबर्टी पे हो रहा है तो मैम ये प्राइमरी ओसाइट फिर आगे अपनी म्योसिस की जहाँ पे अरेस्टेड था वो स्टार्ट नहीं करेगा? वो बेटा जब ओव्यूलेशन अकर होगी, ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि ये जो ओव्यूलेशन है जिसको हम एक कंप्लीट वर्ड बोलते हैं ओव्यूलेशन, इसके फर्दर इसमें जो है वो हमारे 3 स्टेप्स होने होते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 स्टेप्स, ये जो ओवेरियन साइकिल है इसमें 3 स्टेप्स क्या हो रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स हो रही है जो हमने फॉलिकल, अभी देखी, ठीक है, फिर यस उसके मैम। बाद ओव्यूलेशन होनी है। ये जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस अकर होगा, ovulation is actually the release of the egg from the follicle। ठीक है, फॉलिकल में से जब एग ने निकलना है बाहर तो उस चीज को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन पर जो है वो हमारे पास डिवीजन जो मियोसिस है वो कंप्लीट होगी, और कंप्लीट होगी। और अगर तो यानी कि मियोटिक वन जिसमें फेज 1 में हमारे पास प्राइमरी अरेस्टेड oocyte था। अरेस्ट था, वो यस अब मैम। ओव्यूलेशन से कोई तकरीबन 3 आवर्स पहले जो है वो डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में जो है वो चला जाए, और सेकेंडरी oocyte में बन के वो अगेन अपने आप को मेटाफेज जो है वो अरेस्ट कर लेगा until and unless it get fertilized by the sperm। ठीक यानी है, मैम ग्रेफियन फॉलिकल या श्योर फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte अपने मेटाफेज 2 तक आ जाता है, उसके बाद हाँ जी, ओव्यूलेशन हो जाता उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाएगी, ऐसे ही। ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन के जब ओव्यूलेशन होनी है ना तो उसकी जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होनी है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विल कंप्लीट एट ओव्यूलेशन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन विल कंप्लीट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर हमारे पास जो है वो अकर करना। ठीक है। है, ओके मैम। अब ओव्यूलेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एन oocyte फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल की हमने सारी ग्रोथ देखी है कि किस तरह वो एक सेल से फ्लैट सेल से हमारे पास क्यूबॉइडल कुन्नर और फिर ये थीका और ये सारा कुछ जो है वो बना है। ओव्यूलेशन में फ्यू क्या मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच में सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो ग्रो करता है रैपिडली टू द डायमीटर ऑफ 25 मिलीमीटर, और ये हमने अभी बात की थी कि ये ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। और इसमें जो है हमारे पास ये जो है फाइनल जो डेवलपमेंट हुई है हमारे पास जो फॉलिकल बनता है जो ग्रेफियन फॉलिकल बनता है उस वक्त हमारे पास एक सर्ज आती है जिसको हम कहते हैं
LH सर्ज, ठीक है। सर्ज सर्ज यानी का मतलब ये होता है कि LH जो हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, उसके लेवल्स में एक एब्रप्ट जो है वो चेंज आता है। और इस चेंज की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो प्री oocyte होता है वो मेयोटिक 1 की जो है वो डिवीजन को कंप्लीट करता है, और फॉलिकल जो है वो हमारे पास प्री ओव्यूलेटरी मैच्योर वेजिकुलर स्टेज में जो है वो एंटर होता है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि वेजिकुलर या ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। LH कौन सा हार्मोन है बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये इसकी वजह, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से प्राइमरी oocyte ने अपनी डिवीजन, पहली जो उसकी मियोटिक डिवीजन थी, पहला अपना अरेस्ट उसने तोड़ दिया और अपने उसने पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर। अब बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब इनफर्टिलिटी की देखो कितनी ज्यादा कॉजेज हो सकती हैं। अगर फीमेल में LH सर्ज ही नहीं आता, ठीक है, LH जो है उसका लेवल उतना अटेन ही नहीं होता, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द completion of meiotic 1 division in the primary oocyte, then again female will present with infertility, क्योंकि उसके primary oocyte आगे अपनी डिवीजन ही, अपनी वो कंप्लीट ही नहीं कर रहा है साइकिल। वो कैसे जो है वो oocyte बढ़ेगा और ग्रो करेगा और जो है वो आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। तो ये हॉर्मोन्स, यानी अगर हमने इनफर्टिलिटी की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल नीचे से हमने देखना शुरू करना है कि फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले हम उसको हार्मोनल टेस्ट लिख के देंगे कि आपने हार्मोनल अपना ऐसे करवाना है, ताकि हमें पता चले कि जिन जो FSH हैं वो इतने इतने सिक्रीट हो रहे हैं उनके लेवल्स के, वो सही काम कर सकें। फिर अगेन FSH ने आगे डेवलपमेंट भी करनी, फिर उस ने रिलीज होना है, प्रोजेस्टेरॉन भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो LH सर्ज जाएगी तो प्राइमरी oocyte जो है वो आप फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट करेगा, और नाउ द फॉलिकल विल एंटर इनटू प्री ओव्यूलेटरी मैच्योर वेजिकुलर, ठीक है। मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी। हमें पता है कि अब अरेस्ट कब होना है? मेटाफेज 2 में, ठीक है। और ये हमें पता है अब क्या होगा हमारे पास इन द मीन टाइम, जब ये सारा कुछ अंदर हो रहा होगा तो ओवरी का जो सरफेस है वो बल्ज होना शुरू हो जाएगा, और बेसिकली और उसके ऊपर एक वैस्कुलर सा स्पॉट नजर आना शुरू हो जाएगा जिसको हम स्टिग्मा कहेंगे। अगेन अब ये स्टिग्मा, हमें पता है स्टिग्मा के नीचे जो है वो ग्रोइंग ग्रेफियन फॉलिकल हमारे पास जो है वो पड़ा हुआ है। तो स्टिग्मा को भी हम, ओवरी को भी ऑब्जर्व करके उसकी स्टेज बता सकते हैं कि स्टिग्मा बना हुआ है तो नीचे हमारे पास इसके ग्रोइंग फॉलिकल जो है वो होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है oocyte ने रिलीज होना है, यानी कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस होना है, तो 2 इवेंट्स होंगे। सबसे पहले तो हमें सर्च चाहिए LH की, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ LH जो है उसकी वजह से क्या होगा, कोलिगेनेस एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, और इस एक्टिविटी के रिजल्ट में क्या होता है कि कोलेजन फाइबर्स जो कि हमारे पास कहाँ है बेटा, ये कोलेजन फाइबर्स एक्टिव टिश्यू में जो कि फॉलिकल को सराउंड कर रहे थे, यानी कि वो जो ओवरी के वो थीकास जो उनमें ये कोलेजिनेज एक्टिविटी होगी, और जो कोलेजन फाइबर्स होंगी उनकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होगी। असल में ये जो इतनी प्रोटेक्टिव में oocyte पड़ा हुआ है उसने अल्टीमेटली बाहर आना है, तो उसके बाहर जितनी चीजें उन्होंने डिसॉल्व होना है तो वो अंदर से स्ट्रक्चर जो है वो रिलीज होगा। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हमारे लेवल होंगे वो इंक्रीज होंगे इन रिस्पॉन्स टू LH सर्च, और उसके वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो ओवेरियन वॉल है उसमें लोकल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ताकि वो अपने आप अपने अंदर से जो साइड डेवलपिंग वो साइट है उसको पुश आउट जो है वो कर सकें, ठीक है। तो 2 इवेंट होने हैं, दोनों के दोनों हमारे जो हैं वो LH सर्च पर डिपेंड करते हैं कि LH की सर्च आएगी, LH के लेवल्स इंक्रीज होंगे तो हमारे पास कोलिगेनेज एक्टिविटी होगी जो कि सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होगी, और प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स भी इंक्रीज होंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा कौन से हार्मोन्स को हम यहाँ पर कह रहे हैं? स्टेरॉइड्स। कौन से बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन कौन से होंगे? एस्ट्रोजन,
हाँ शाबाश, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन which are produced under the influence of FSH and LH। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास दो जो है वो एक्टिविटीज हुई, एक तो कोलिगनेज एक्टिविटी हुई और एक जो है वो हमारे पास मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हुई। ठीक है, ये हमने की कि वो एक्सट्रूड करेगा ऊ साइट को और फॉलिकुलर सेल्स रीजन, ये जो फॉलिकुलर उसके अराउंड जो ऊ साइट के फॉलिकुलर सेल्स अराउंड है उनका हमने क्या नाम रखा था बेटा? फॉलिक्यूलर हम्म, का एंड मैं क्या कह रही हूँ कि ऊ साइट के सराउंडिंग जो फॉलिकल्स थे, ओव्यूलम क्यूमुलस Cumulus शाबाश। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा हमारे पास, इन दोनों इवेंट्स के बाद ओव्यूलेशन अकर होगी और ऊ साइड जो है वो फ्लोट करेगा आउटसाइड दी ओवरी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो ऊ फोरस के सेल्स थे उनको रीअरेंज करेंगे, दोबारा से रीअरेंज करेंगे जोना पेलिस्टिडा के अराउंड टू फॉर्म ये सेल्स जो पहले जिनको हमने क्यूमुलस ऊ फोरस कहा था, अब वो हमारे पास क्या बना लेंगे, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, क्या बना लेंगे, कोरोना रेडिएटा। अब हमारे पास यहाँ अगर आप लोग देखो बेटा, तो ये हमारे पास जो है ये तो ये ओवरीज है। ठीक है, ये सरफेस ऑफ ओवरी है। ये वो जो मैंने आपको कहा कि हमें जो है वो पिंच ऊपर नजर आता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी साइट है जो कि मियोटिक डिवीजन यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद हमारे पास ये सेकेंडरी साइट बन चुका है, सेकेंड पोलर बॉडी बन चुके हैं और मेटाफेज में ये अरेस्ट हो चुका है। ये बेटा क्या चीज नजर आ रही है आप लोगों को? फलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का ये कौन सा एंड है? फिम्बरी गेज फिम्ब्रिया कौन से एंड पे थे? फंडिबुलम इनफंडिबुलम। फंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम के ऊपर हमारे पास ये इस तरह फिंगर प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम फिम्ब्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास सेकेंडरी साइड जो है वो रिलीज होगा और ये जो है ये जो फिम्ब्रिया है ये इसको कैच करेंगे। ये जो है हमारे पास इसको, जी बेटा कुछ पूछना है? अच्छा, ये फिम्ब्रिया जो इसको कैच करेंगे। अब ये जो हमारे पास सेकेंडरी साइट आएगा उसमें सेकेंडरी साइट होगा सेंटर में, उसके सराउंडिंग जो लेयर होगी उसका क्या नाम होगा बेटा? कोरोना रेडिएटा तो जोना को भूल गए, वो तो बेचारी उस साथ ही थी, हैं? पुराने साथी छोड़ दिए, नए साथियों को पकड़ लिया। पुराना साथी तो उसके साथ ही है, जोना एलिस्विटा, पहले वो जोना तो उसके साथ, पहले जोना पेलिस्ट्रिड है और उसके बाद जो उसकी क्यूमुलस फोरस वाली लेयर थी उसने अब अपने आप को रीअरेंज किया है टू फॉर्म अनदर प्रोटेक्टिव लेयर विच इज नोन एज दी कोरोना रेडिएटा। यहाँ पर देखते हैं बेटा हम। ठीक है, ये अल्टीमेटली हमारे पास सेकेंडरी साइड जो रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन के बाद, वो इस तरह हमारे पास ओवरी से रिलीज होगा। इसमें जो है ये जो ब्लू ये जो बीच ये जो सारा स्ट्रक्चर है हमारे पास ये सेकेंडरी साइट का है बेटा। सारा स्ट्रक्चर ये उसका साइटोप्लाज्म हमें नजर आ रहा है सारा सा। ठीक है, ये सेकेंडरी साइट है सारा। सेकेंडरी साइट के बाद उसकी जो इनिशियल लेयर थी जो शुरू में बनी हुई है दैट इज दी जोना पेलिस्ट्रिडा। और जब अभी ये फॉलिकल के अंदर तो इसके सराउंडिंग जो था वो क्यूमुलस फोरस था जब ये ओवे अंदर था, लेकिन रिलीज के बाद उसी क्यूमुलस फोरस ने अपने आप को रीअरेंज किया है टू फॉर्म अनदर प्रोटेक्टिव लेयर विच इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। अब हमारे पास ये जो सेकेंडरी ये जो सारा स्ट्रक्चर ये जो रिलीज हुआ है इसमें हमारे पास क्या है, सेकेंडरी साइट है, फिर उसके बाद कौन सी लेयर है बेटा उसकी? शाबाश। और उसके बाहर क्या है हमारे पास? कोरोना रेडिएटा। शाबाश, ये कोरोना कहाँ से आया बेटा? कोरोना रेडिएटा कहाँ से आई ये? क्यूमुलस फोरस। शाबाश, क्यूमुलस फोरस क्या चीज? फॉलिक्यूलर वो फॉलिकुलर सेल्स थे और इन्होंने सराउंड किया हुआ था हमारे उसको ओ साइड को जो है वो सराउंड किया हुआ था। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट बेटा?
हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? यस मैम। अच्छा, अब उसके बाद इसके साथ कुछ हमारे क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं जिसमें जो है ये सी बातें हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें जो है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जो है मिड साइकिल पेन, शायद आप लोगों ने सुना हो कि जब 14 डेज होते हैं तो कुछ फीमेल्स को जो है वो मिड साइकिल पेन होती है, स्लाइट सी पेन होती है, और मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडल होता है, इसलिए हम इसको मिडल पेन जो है वो कहते हैं, मिड साइकिल पेन जो है वो इसको हम कहते हैं। और इसमें जो है स्लाइट सी पेन होती है जब ये सारा ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें जब रिलीज हो रहा होता है तो तब स्लाइट सी पेन जो है वो इट कैन अकर, ठीक है, मिड साइकिल पेन इसको हम कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है यानी कि जब कुछ फीमेल्स को ये अंदाजा होता है कि ये जब मिड साइकिल पेन हो रही है तो इसका मतलब है ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा है, ठीक। ये यहाँ कुछ फीमेल्स में जो है वो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट लोअर एब्डोमिनल पेन जो है वो होती रहती है, और इस साइन को हम एक एज अ क्लिनिकल साइन जो है वो यूज कर सकते हैं कि मिड साइकिल पेन का अगर ध्यान रखा जाए तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ये वो पीरियड है जिसमें हमारे पास जो है ओव्यूलेशन इस वक्त अकर होनी है, और वो तकरीबन 14th डे होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें ओव्यूलेशन नहीं होती है, एंडोमेट्रियल सेल हो रहा होता है, एंडोमेट्रियम ग्रो कर रही होती है, वो स्लफ ऑफ भी हो रही होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो रही होती है, लेकिन उनके जो साइकिल्स होते हैं, जो ओव्यूलेशन साइकिल्स होती हैं, उनमें ओव्यूलेशन नहीं होती। ओव्यूलेशन मींस, ओव्यूलेशन का क्या मतलब हुआ बेटा? एग्जैक्टली ओव्यूलेशन मींस रिलीज ऑफ द oocyte। हाँ जी, शाबाश, रिलीज ऑफ oocyte, शाबाश, सेकेंडरी oocyte। अच्छा, अब उनमें ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जिनमें जो है ओव्यूलेशन नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, ठीक है, एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हैं। एंड अगेन दिस एनओव्यूलेटरी साइकिल्स आर द रिजल्ट ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, यानी कि हार्मोन्स की वो लेवल्स ही अचीव नहीं हुए हुए जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, ठीक। तो फीमेल्स में एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं। जब मिनार्की होती है, मिनार्की मींस एट द एज ऑफ 11 12 13 व्हेन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर, जो मेंस्ट्रुएशन अकर होती है उसमें बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं उनमें इनिशियल जो साइकिल्स होते हैं वो एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं। उसमें जो है अभी इनिशियल एज में गोनेडोट्रोफिन्स के लेवल्स इतने ज्यादा नहीं होते कि वो ओव्यूलेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो बहुत सारी फीमेल्स अर्ली 13-14 ईयर्स में, जो 13-14 ईयर्स की एज की होती हैं, या अर्ली जैसे अब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अर्ली अगर होते हैं 10 11 12 13 14 इस एजेस में, तो बहुत सारी फीमेल्स के जो साइकिल्स होते हैं इस वक्त वो एनओव्यूलेटरी होते हैं, ठीक है। अगर अगर तो बच्चों ये फीमेल जो यंग गर्ल्स होती हैं उनमें तो ये चीज खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कोई फीमेल आपके पास आती है फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, तो इसमें ऐसी फीमेल्स में एनओव्यूलेटरी अगर साइकिल्स हैं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया और आपको कोई फॉलिकल्स और कुछ भी ये सब कुछ नहीं मिलता, तो इन केसेस में क्या करते हैं कि हम जो है वो आउटसाइड से जो है वो एजेंट्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल एजेंट्स को एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि गोनेडोट्रोपिन रिलीज जो है इंक्रीज हो और ओव्यूलेशन जो है उसका प्रोसेस जो है वो हो सके, ठीक है। ये ड्रग्स जो होती हैं इफेक्टिव होती हैं और ये ओव्यूलेशन प्रोड्यूस भी कर देती हैं, लेकिन ऐसे ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के अंडर क्या होता है कि मल्टीपल एग्स भी रिलीज हो जाते हैं, यानी एक एग रिलीज होने के अलावा, यानी कि अगर सेकेंडरी साइड एक हम कहते हैं पर मंथ एक एग को जो है वो रिलीज होना चाहिए, लेकिन ऐसी जो हम ओव्यूलेशन के लिए ड्रग्स देते हैं फीमेल्स को, उसमें जो है वो हमारे पास मोर देन वन oocyte कैन आल्सो बी मेच्योर्ड एंड रिलीज, क्योंकि आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल है, वो हो सकता है 2 एग्स को मेच्योर कर दे, 3 एग्स को मेच्योर कर दे। तो हमारे जितनी भी, अगर आप लोगों की कभी कोई आप लोगों ने हिस्ट्री देखी हो कि मोस्टली
वेस्ट में ये आप लोगों को इसलिए ज्यादा नजर आएगा क्योंकि वहां पर बहुत ले एज में प्रेगनेंसीज जो है वो शुरू करते हैं, और प्रेगनेंसीज जो हैं वो अमूमन जो है वो टेक्निकली मैनिपुलेटेड होती हैं। उसमें जो है वो आर्टिफिशियल चीजों का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा एज हो चुकी होती है कि उनकी नेचुरल चीजें उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती। तो वहां तकरीबन हर दूसरी तीसरी जो है वो फीमेल जो है अंडर ये मेडिसिन के अंडर ही उनकी प्रेगनेंसीज जो है वो चल रही होती हैं। तो उनमें मल्टीपल ये ट्विंस के, ट्रिपलेट्स के, क्वाड्रिलेप्स के, इनके रेशियोज जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज वो लोग जो हैं वो ओव्यूलेशन के लिए जो है वो आर्टिफिशियल ड्रग्स यूज करते हैं, और उसकी वजह से जो है वो मल्टीपल oocytes जो हैं वो रिलीज होता है, और फिर वो मल्टीपल oocytes जो हैं वो स्पर्म उसको फर्टिलाइज करते हैं, और एज अ रिजल्ट जो है वो ट्विंस होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे, और इस तरह जो है वो हमारे पास होती है मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो है उसमें अकर होती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया बेटा? यस मैम। ये यहाँ पर ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि किस तरह वो जो हमने बात की थी कि तर्स जो है वो सारे डाइजेस्ट होंगे, और अल्टीमेटली हमारे पास जो है ये oocyte रिलीज होगा। ठीक है, oocyte विल बी सराउंडेड बाय हाउ मेनी लेयर्स बेटा? 2 टू। कौन कौन सी? जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा। पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा। शाबाश, 2 लेयर्स हैं बेटा, 2 लेयर्स हैं। सेंटर में अच्छा, इसके अंदर प्राइमरी oocyte होगा या सेकेंडरी oocyte होगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी सेकेंडरी। oocyte। और कौन सी स्टेट पे आपको मिलेगा वो सेकेंडरी oocyte? मेटाफेज 2। मेटाफेज 2। हाँ, अरेस्टेड का वर्ड साथ लगाना है प्लीज। ठीक है, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि अब हमारे पास ये ओव्यूल वो निकल गया, एग बीच में से निकल गया, पीछे ये जो इतनी सारी लेयर्स बनी थी, फॉलिकुलर लेयर बनी थी, थीका इंटरना बना था, थीका एक्सटर्ना बना था। तो क्या होगी, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है ये, और जो थीका फॉलिकुलाई थी, यानी कि ओवेरियन आपका फॉलिकल जो उसके बिल्कुल सराउंडिंग में था, और उसके बाहर थीका एक्सटर्ना और इंटरना था, जिनको हमने थीका फॉलिकुलाई कहा था, ये जो है वो फ्लैप्स हो जाएंगे और थ्रोन इनटू फॉलिकल्स हो जाएंगे, थ्रोन इनटू फोल्ड्स हो जाएंगे, जैसा ये आप लोगों को नजर आ रहा है। येलोइश कलर जो है ये अटेन कर लेंगे। ठीक है, और इसको सराउंडिंग से ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसको वेस्कुलराइज करेंगी। ठीक, अब अल्च के इन्फ्लुएंस में ये एक ग्लैंडुलर सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, और ये हमारे पास येलोइश पिगमेंट जो है एक येलोइश पिगमेंट अपने अंदर कर लेंगे, और अल्टीमेटली ये जो सेल्स थे जिनको हम फॉलिकुलर और इस तरह सेल्स कह रहे थे, वो अब ल्यूटेन सेल्स में जो है वो इंक्रीज चेंज हो जाएंगे। और अब हम ये जो स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास बच गया है ये सारा का सारा, इस स्ट्रक्चर को अब हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फॉर्म हो गया। अगेन ये सारा कुछ जो है वो एलएच के इन्फ्लुएंस के अंडर हो रहा है, और अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, हमारे पास प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजिन जो है वो सिक्रेट करेगा। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ये हॉर्मोन्स जो इस्ट्रोजिन प्रोजेस्टेरोन है, खास तौर पे इस्ट्रोजिन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और इस वक्त जिस ऑर्गन को सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, दैट इज द यूट्रस। यूट्रस विल बी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर, यानी कि वो पहले प्रिलिमिनरी जो है वो प्रिपरेशन शुरू कर लेती है कि मेरे अंदर जो है वो जाइगोट आने वाला है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी तैयारी जो है वो शुरू लेती है, अपनी वॉल्स को थिकन करना शुरू कर लेती है, बेड बनाना शुरू करती है, तो मेरे पास जाइगोट जो है वो आएगा। तो ये जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रेट करेंगे। और अगेन वही बात जैसे मैंने आप लोगों से की कि ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को जो है वो एंडोमेट्रियम को बेसिकली जो है वो इन्होंने प्रिपेयर करना है। oocyte अगर तो फर्टिलाइज हो जाए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाए, तो कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को और ज्यादा इनलार्ज कर लेगी, और हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द प्रेगनेंसीज, और अपने अंदर जो उसके हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं वो और ज्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इनिशियल प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए भी हमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के स्पेसिफिक लेवल्स चाहिए, एंड इट विल बी सिक्रीटेड बाय, किसने सिक्रीट करने हैं वो लेवल्स?
हाँ जी बेटा, Corpus इससे luteum. Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम ने, शाबाश, कॉर्पस ल्यूटियम ने, इसका मतलब है कॉर्पस ल्यूटियम भी ना बने तो वो भी जो है वो हमारे पास मसले जो है वो कॉज कर सकता है। बाद में कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन बाद में जो है वो हमारे पास प्लेजेंटा करना शुरू कर देगा। अनटिल एंड अनलेस के प्लेजेंटा डेवलप होना शुरू हो जाए, सेकेंड वीक से जो है वो हमारे पास प्लेजेंटा की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो ये जो फर्स्ट इनिशियल वीक है इसमें हमारे पास जो इनिशियल प्रेगनेंसी है इसकी सपोर्ट इज दी हॉर्मोन्स रिलीजिंग फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम और उसकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन विल बी द इनिशियल सपोर्ट फॉर द इनिशियल प्रेगनेंसीज, जो बिल्कुल अभी 1 सेल स्टेज और 2 सेल स्टेज पे है। अगेन यहाँ पर इस स्टेज पे अगर कॉर्पस ल्यूटियम केपेबल ना हो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रॉपर अमाउंट्स में सिक्रीट करने के लिए, तो अगेन द फीमेल कैन अंडरगो अबॉर्शंस। ठीक है, अबॉर्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए फिर अगेन हमारे पास इस वक्त क्या चॉइस होगी कि हम आर्टिफिशियली जो है वो उसको जो है बाहर से सपोर्ट दें ताकि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो इतनी क्वांटिटी में इंक्रीज रिलीज होते रहें, हम आर्टिफिशियली उनको इंजेक्ट करेंगे ताकि प्रेगनेंसी जो है वो आगे चल सके। ठीक। अच्छा, अब कॉर्पस ल्यूटियम अगर हमारे पास ये जो है प्रेगनेंसी अकर हो जाती है तो हमारे पास एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसको हम HCG कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, और ये जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम की डिजेनरेशन प्रिवेंट करता है जब प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, और एक्टिव ये जो है फर्स्ट 20 वीक्स तक इसने जो है वो एक्टिव रहना है, जैसे मैंने अभी आपको बात की कि बाद में ये फंक्शन जो है वो प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेगी। इनिशियली कॉर्पस ल्यूटियम ही इसको जो है वो हैंडल करती है। ठीक है, और HCG तो हम कहते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, तो एक्चुअली यूरिन में ये HCG के लेवल्स ही होते हैं जो कि एक फीमेल को जिसके टेस्ट से जो हम कहते हैं जी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। प्रेगनेंसी टेस्ट इज एक्चुअली द चेकिंग ऑफ दी HCG लेवल, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन लेवल्स जो होते हैं वो एक्चुअली राइज करते हैं, जो कि ब्लड में तो हमें बिल्कुल फर्स्ट सेकंड वीक पे पता चल जाता है, लेकिन यूरिन में उसकी जो सिक्रीशन है, फीमेल यूरिन में जो उसकी सिक्रीशन है वो तकरीबन 4 वीक्स पे जाके जो है 4 वीक्स प्लस 10-15 डेज पे जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसका लेवल इतना होता है कि वो डिडक्ट हो सके। तो फिर प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स के बाद जो है वो उसको चेक किया जाता है। तो उस वक्त जो हार्मोन जो हम एक्चुअली चेक करते हैं, जिस हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, उस हार्मोन का क्या नाम है बेटा? Human chorionic HCG। आपको ये वर्ड आगे जाके बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। HCG आप लोगों ने याद रखना है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर तो हमने बात की जब फर्टिलाइजेशन अकर हो जाए, अब अगर ऊ साइड जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है इनवॉल्यूट्स होना शुरू हो जाएगी और डीजेनरेट कर जाएगी 10 to 12 मैम डेज। इसका फंक्शन दोबारा रिपीट कर सकती हैं आप? किसका फंक्शन बेटा? HCG। HCG का लेवल बेटा जैसे ही प्रेगनेंसी अकर होती है हमारे पास, तो HCG एक हार्मोन है जो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, तो जब ये बॉडी में फीमेल मैटरनल बॉडी में सिक्रीट हो तो जाहिर सी बात है ये उसके ब्लड में भी डिडक्ट हो सकता है ये हार्मोन, और ये हार्मोन जो है वो उसके यूरिन में भी जो है वो डिडक्ट हो सकता है। तो ब्लड में इनिशियल बिल्कुल यानी कि फर्स्ट सेकंड वीक की अगर हमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने देखना हो कि फीमेल इज प्रेग्नेंट नॉट, तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं फॉर द लेवल्स ऑफ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स के लेवल्स हम ब्लड में चेक करते हैं। वो उसकी रेंजेस होती हैं कि यानी कि फर्स्ट वीक पे इतना होना चाहिए, सेकंड पे इतना, थर्ड पे इतना, वो सारी लिखी होती हैं। तो वो जो है उससे हमें पता चलता है कि फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। इसी तरह अगर हमने यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करना हो तो एक्चुअली हम जो है ये HCG को ही उसमें सिक्रीशंस आ रही होती हैं यूरिन में
जैसे हमारे पास जो है वो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है फॉर प्रेगनेंसी, लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस पे नहीं आता, ये तकरीबन 4 वीक्स के बाद हमारे पास जो है वो ये टेस्ट जो है वो यूरिन में पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर हम ब्लड में करें तो ये हमें बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में इसमें हमें पता चल सकता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है बेसिकली, जिसको हम प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं, एक्चुअली आर लुकिंग फॉर द लेवल्स ऑफ HCG, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोफिन। और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि इट विल प्रिवेंट द डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो हमारे पास सारा मैस इकट्ठा हुआ है, इसकी डिजेनरेशन मींस कि ये खत्म होने को प्रिवेंट करता है। जैसे OMI ने अरेस्ट को प्रोमोट किया था ना कि आगे जो है वो ना जा सके, इस तरह के कुछ फैक्टर्स जो है वो मैटरनल उसमें सिक्रीट होते हैं जो कि फिर डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर HCG जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम की डिजेनरेशन को प्रिवेंट करेगा, और जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होगा तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को जो है वो रिलीज करता रहेगा, प्रेगनेंसी को जो है वो सपोर्ट करता रहेगा। ठीक है बेटा? हाँ जी, मैम, ये सबको कितने टाइम समझ? तक रिटेन रहता है कॉर्पस ल्यूटियम? 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक। लेकिन अल्टीमेटली वो जैसे होता है ना, अपना वर्कलोड ये प्लेजेंटा डालता जाता है, क्योंकि प्लेजेंटा डेवलप होना शुरू हो जाती है सेकेंड वीक से है। अर्ली मोस्ट जो प्लेजेंटा की डेवलपमेंट है वो सेकेंड वीक से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो है प्लेजेंटा भी इसका वर्कलोड जो है वो शेयर करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो है ये लॉप्स हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, So miss, रिसॉर्प्शन हो जाती जब प्लेसेंटा है तो ये दोनों ही मिलके कर रहे होते हैं है। यूट्राइन वॉल की। हाँ जी, दोनों तकरीबन काम कर रहे हैं। फिर अल्टीमेटली प्लेजेंटा के पास जो है वो ज्यादा काम चला जाता है। इनिशियल जो वीक्स हैं, ये ब्रिजिंग ओवर का टाइम है। ये हम जब बेटा आगे डेवलपमेंट पढ़ते जाएंगे तो उस वक्त ये आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। जब आप प्लेजेंटा का कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो वहां हम देखेंगे कि कैसे ये अपना फंक्शन जो है वो हैंड ओवर करेगा फिर आगे प्लेजेंटा को, और वो सारा फिर प्लेजेंटा ये सारे काम करेगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया बेटा? Yes ma'am. अच्छा, अब अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो 10 to 12 डेज के बाद जो है ओव्यूलेशन के बाद इसने जो है वो हमारे पास डिजेनरेट कर जाना है, और अब हम इसको कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इनिशियली इट वाज ओनली कॉर्पस ल्यूटियम, आफ्टर प्रेगनेंसी इट वाज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और इसमें जो है अल्टीमेटली अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और एक ये स्कार टिश्यू कर लेगा, और इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम की बजाय अब हम इसको कहेंगे कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, अच्छा अब ये ओवेरियन साइकिल्स की बात बताइए कि प्रेगनेंसी Miss, अगर जी जी बेटा। मिस ये कॉर्पस एल्बिकेंस मेंस्ट्रुएशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा? हाँ जी बेटा, रिमूव हो जाए। ठीक है, साथ ही एल्बिकेंस भी खत्म हो जाएंगे। एल्बिकेंस ने बेसिकली बेटा रिजॉर्ब हो जाना है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये खुद ही खत्म हो जाएगा। और वहां पर जो एंडोमेट्रियम जिसने अपने आप को प्रिपेयर किया था, ठीक है, जिसने अपनी थिकनेस इंक्रीज की थी, अपने अंदर ग्लैंड्स इंक्रीज किए थे, अपनी ब्लड सप्लाई इंक्रीज की थी, वो साथ साथ ही चल रहा है ना। एंड उसकी यूट्रस की भी मैंने आप लोगों को बताया कि यूट्रस अपने आप को जो है प्रिपेयर कर रही है। तो वो अब क्या होगा कि अगर प्रेगनेंसी आकर नहीं हुई है तो यूट्रस की जितनी जो स्पाइरल आर्टरीज और जो सारे स्ट्रक्चर्स बने थे वो सीज हो जाएगी उनकी ब्लड सप्लाई, और अल्टीमेटली जो उसकी फंक्शनल लेयर्स थी, जो एंडोमेट्रियम जो बड़ी हुई है, सारा प्रोसेस वहां पर हुआ है, वो सारी अब स्लफ ऑफ होना शुरू हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कट ऑफ होगी, इस्कीमिक फेज स्टार्ट होगा, और वो जो जितनी लेयर बनी थी वो सारी स्लफ ऑफ होगी, जिसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज एक्चुअली द स्लफिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल वॉल्स। एंडोमेट्रियम जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम वो स्लफ ऑफ होगी। ठीक है, यहाँ से कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो ओवरी के टिश्यू के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाएगा।
वाइट स्कार सा हमें ओवरी पे जो है वो नजर आएगा। अगेन वी कैन ऑब्जर्व दैट कि हम यानी कि ये बात ओवरी को जब हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो उसमें हमें जो एक्टिव जो ओवरीज हैं, जो प्रेग्नेंट यानी कि जो फीमेल्स की फर्टाइल फीमेल्स ओवरीज होंगी, उनमें हमें कॉर्पस एल्बिकेंस भी नजर आएंगे, कुछ जो है हमें फ्रेश कॉर्पस ल्यूटियम नजर आएंगे, यानी कि ये सारा मिला जुला रुझान जो है वो हमें ओवरीज में नजर आता है। ठीक है, अच्छा जी जी बेटा। ये अगर ओव्यूलेशन का क्वेश्चन आएगा पेपर में तो हम लोगों ने सिर्फ ओव्यूलेशन तक बताना है कि ये सारा सारा प्रोसेस जो सब बताना है? हाँ सारा, आप लोगों ने ओव्यूलेशन का, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ओव्यूलेशन में बेसिकली 3 इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। वन इज द फॉलिकुलर डेवलपमेंट, वन इज द ओव्यूलेशन एंड थर्ड वन इज द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये आप लोगों ने तीनों जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास के ओवेरियन साइकिल आप लोग लिखोगे, उसके पहले डेफिनेशन लिखोगे, और हमने कहा है कि ये चेंजेस हैं जो कि प्रोड्यूस हो रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड एलएस, साइक्लिकल चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या हैं ओवरीज में जो प्रोड्यूस हो रही है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। दिस 3 स्टेप्स आर द टोटल ओवेरियन साइकिल। ठीक है बेटा? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो हम कॉर्पस ल्यूटियम भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फीमेल्स जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बस ये ओवेरियन साइकिल्स जो हैं वो परसिस्ट नहीं करते, उस वक्त ओव्यूलेशन नहीं होती क्योंकि प्रेगनेंसी हो चुकी होती है और एंडोमेट्रियम में सारी चेंजेस स्टार्ट हुई होती हैं। ओवेरियन साइकिल्स जो हैं वो नॉर्मली परसिस्ट करते हैं, यानी कि थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो फीमेल्स में 1 egg will be ovulated every month। और जो है मीनोपॉज जब परमानेंट सीजेशन होती है मेंस्ट्रुएशन की, ये तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। और मीनोपॉज की एज है दैट लाइज बिटवीन 48 एंड 55 years ऑफ एज, यानी कि 48 से 55 years ऑफ दी एज तक जो है वो हमारे पास मीनोपॉज होता है, और वहाँ उस वक्त तक जो है ये हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया बेटा? हाँ जी बेटा, समझ आया सबको? मैम जो सेकेंडरी oocyte था, मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं तो वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो कहाँ जाएगा? एंडोमेट्रियम तो ब्रेक हो जाएगी। तो जो सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ था ना, वो अल्टीमेटली हमारे पास वो भी रिजॉर्ब कर जाएगा, खत्म हो जाएगा वो भी। ठीक है, वो भी रिजॉर्ब हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग ये देखो प्राइमरी oocyte, ये एंड वाला प्राइमरी जो है ये अभी ये बेसिकली प्राइमोडियल फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये आप लोगों का आगे सेकेंडरी फॉलिकल आ गया। यहाँ पर आप लोगों को नजर आया है रिलीज हुआ oocyte। उसके बाद ये जो सारा प्रोसेस, ये जो सारा मैस था दैट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पर इंक्रीज हुआ इसका साइज, फिर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो अल्टीमेटली इसका साइज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो ये सबसे आखिर वाला क्या होगा? ये हम कॉर्पस एल्बिकेंस। शाबाश, कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये दोनों साइकिल्स हमें नजर आ रहे हैं, ये ऊपर ओव्यूलेशन का साइकिल चल रहा है और उसके पैरेलल हमारे पास जो है ये एंडोमेट्रियल साइकिल जो है वो चल। तो जब ये रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, डे 14, यहाँ डे 14 पे हमारे पास रिलीज हुआ है। ये जो है ये नीचे मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो है वो हमारे पास 3 फेजेस होते हैं बेसिकली। पहला जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज होता है, वो डे 1 होता है, जब मेंसेस अकर होते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो दैट इज द डे 1, जो कि हमारे पास तकरीबन 5 to 7 डेज तक जो है ये वाला फेज जो है वो हमारे पास एक्सटेंड करता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जिसके अंदर होता है। उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय प्रोलिफरेटिव फेज। इससे क्या पता चल रहा है? प्रोलिफरेटिव, किसी चीज ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ। प्रोलिफरेटिव फेज जो है यहाँ एंडोमेट्रियम में भी जो है ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये हम
मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस कर रहे हैं। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज विच इज दी जिसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो का फेज है उसको हम कहते हैं, और ये 1 से लेके 5, 6, 7 ये नॉर्मल डेज होते हैं। अच्छा, अब ये मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये ज्यादा भी होता है। मेंस्ट्रुअल फेज कुछ फीमेल्स में जिनमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें ये 12 डेज तक भी जो है वो जा सकता है, 8 डेज तक भी जो है वो हमारे पास आ सकता है। उसके बाद ये एंटर होता है इनटू द प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें हमारे पास एंडोमेट्रियम के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो बनना शुरू होते हैं और उसके अंदर आर्टरीज वगैरह बनना शुरू होती हैं। ये प्रोलिफरेटिव फेज होता है और ये तकरीबन 5 से लेके 14 डेज तक जो है ये हमारे पास एंडोमेट्रियम जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज से गुजरती है। और प्रोलिफरेटिव फेज के बाद हमारे पास वो ल्यूटियल फेज में एंटर किए हैं, जिसमें आर्टरीज जो हैं वो स्पाइरल हो जाती हैं और ज्यादा उनके नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर तो हमारे पास जो है वो प्रेगनेंसी अकर हो जाए तो इसमें आगे फिर एंडोमेट्रियम जो है वो आगे फिर एंडोमेट्रियम अपने अंदर जो है वो उसको जो ग्रोइंग जाइगोट हमारे पास आता है वो अपने अंदर इम्प्लांट करती है और फिर आगे फर्दर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास जो है यहाँ पर प्रेगनेंसी अकर नहीं होती है तो ये जितनी भी ये इसमें आप लोगों को स्पाइरल आर्टरीज जो है वो नजर आ रही हैं, इनकी ब्लड सप्लाई जो है वो कट ऑफ होती है और ये जो सारा टिश्यू होता है यानी कि ये जो फंक्शनल लेयर होती है, एंडोमेट्रियल लेयर होती है, ये सारी की सारी इसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, इस्कीमिक होती है और अल्टीमेटली ये स्लफ ऑफ होना शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली ये तकरीबन 2 से 3 दिन का ये इस्कीमिक फेज होता है इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, और दोबारा जो है यूट्रस जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज में जो है वो चली जाती है और ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो दोबारा बिगिन होता है। अब ये जो सारा साइकिल है ये तकरीबन 28 डेज का जो है वो साइकिल है, जो कि नॉर्मल साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 डेज का होता है, बट इट कैन एक्सटेंड अप टू 35 डेज, ये 35 डेज तक भी जो है वो हो सकता है। और इसमें जिस फेज की वजह से हमारे पास इसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करती है दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज अगर 5 to 14 डेज के बजाय ज्यादा होना शुरू हो जाए, जैसे 18, 20 इस तरह प्रोलिफरेटिव फेज ज्यादा हो तो फीमेल की जो ये जो लेंथ है 28 डेज की ये चेंज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर हम इन तीनों फेजेस को देखें तो इनमें से प्रोलिफरेटिव फेज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर। अगर प्रोलिफरेटिव फेज छोटा हो तो उस फीमेल का साइकिल जो है वो छोटा होगा, अगर प्रोलिफरेटिव फेज का स्पैन जो है वो बड़ा होगा तो फीमेल का साइकिल 20 डेज से ज्यादा 28 डेज से जो है वो ज्यादा का होगा। ठीक है, और ये जो है और मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है इसका मेंस्ट्रुअल फ्लो भी जो है वो डिपेंड करता है कि कई फीमेल्स में जो है वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज्यादा होती है, तो जब तक ये एंडोमेट्रियम सारी की सारी स्लफ ऑफ नहीं करेगी मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो कैरी ऑन करेगा। और कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें बड़ी स्कैटी सी जो है वो ब्लड फ्लो होता है, दैट इज ड्यू टू के मेट्रियम जो है वो बनी ही कम है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस उतनी है ही नहीं है, तो इसलिए उनका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा स्कैंडी होता है। तो इसमें जो है ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है कि कुछ फीमेल्स में हैवी ब्लीडिंग्स होती हैं, कुछ में जो है वो स्कैंटी ब्लीडिंग्स होती हैं, ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है अनटिल एंड अनलेस के कोई उसकी कॉज ना हो, कोई मेडिकल कॉज ना हो। तो ये जो है ये जैसे कोई लोग मोटे होते हैं, पतले होते हैं, इसी तरह एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो किसी में उसकी डेवलपमेंट सेकंड होगी, ज्यादा होगी और कुछ में कम होगी। जिनमें कम होगी उनमें स्कैंटी फ्लो और जिनमें ज्यादा होगी वो जो है उनका हैवी फ्लो होगा। तो ये ना अनटिल एंड अनलेस के कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो ये दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 3 days ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज आल्सो नॉर्मल, यानी कि जितनी एंडोमेट्रियल थिकनेस होगी उतनी ज्यादा ब्लीडिंग होगी, जितनी एंडोमेट्रियल थिकनेस होगी उतनी कम जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया बेटा? एंडोमेट्रियम को मिरर ऑफ ओवेरियन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे ओव्यूलेशन की चेंजेस हो रही हैं यहाँ पर
जैसे जैसे ओव्यूलेशन में चेंजेस हो रही हैं और ऊ साइट का साइज इंक्रीज हो रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह हमारे पास जो है वो एंडोमेट्रियम में भी चेंजेस हो रही है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो, इनिशियली ये जो हमें नजर आ रही है दिस इज दी एंडोमेट्रियम, जो रेडिश सी नजर आ रही है ये एंडोमेट्रियम है। इनिशियली अगर हम प्राइमरी फॉलिकल के लेवल पे हैं तो एंडोमेट्रियम भी जो है वो उसमें अभी कोई डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई। जैसे जैसे ओवेशन की डेवलपमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि उसकी स्टेजेस आगे फर्दर जाती जा रही हैं, उसी तरह बिल्कुल मिरर चेंजेस जो हैं वो हमारे पास एंडोमेट्रियम में होती जा रही हैं। यानी कि एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स बनना शुरू हो गए हैं, ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज होना शुरू हो गया है, फिर उसमें ब्लड सप्लाई डेवलप हो गई है, फिर ब्लड सप्लाई में आर्टरीज जो हैं वो स्पाइरल होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर ये देखो रिलीज हुआ है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम के भी फुली बने हुए हैं और आर्टरीज भी जो है वो फुली ग्रोन अप है। और उसके बाद जब इसकी डिक्रीज शुरू हुई है, डिक्लाइन शुरू हुई है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो एंडोमेट्रियम की डिक्लाइन भी जो है वो हमारे पास शुरू होगी। इसलिए इनको हम मिरर कहते हैं कि उसकी जो है एंडोमेट्रियम मिरर चेंजेस अकर हो रही होती हैं एज द ओवरीज आर गोइंग थ्रू द साइकिल। ठीक है बेटा? थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? मैम बेटा मैम जिन लोगों का मेंस्ट्रुअल फेज का लेंथ ज्यादा होती है तो उनकी ओवुलेशन 14th डे पे नहीं होती? नहीं, उनकी ओव्यूलेशन 14 डेज पे ही होती है, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल, मैंने वो बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर ज्यादा हो रही है लेंथ तो प्रोलिफरेटिव फेज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है? प्रोलिफरेटिव फेज में वो जो डेवलपमेंट हो रही है ना, प्रोलिफरेशन हो रही है, जो एंडोमेट्रियम ज्यादा हो रही है, एंडोमेट्रियम बन रही है, उसके ग्लैंड्स बन रहे हैं, उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई स्टेबल हो रही है, उसमें जो है जितनी देर लगेगी उतना उनका साइकिल जो है वो लंबा जाएगा। ठीक है? मैम जी बेटा। मैम कोरोना रेडिएटा रिपीट कर दें। अच्छा, कोरोना रेडिएटा हमारे पास यहाँ पर हम चलते हैं शुरू में। हाँ जी, यहाँ पर आते हैं। ये सबको स्ट्रक्चर याद है? इसका क्या नाम रखा था हमने? हाँ जी बेटा, क्या नाम रखा था इसका हमने? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है? Right. ये हमें पता है कि ये जो फॉलिकुलर सेल्स थे, यानी कि जो एपिथेलियल सेल्स थे ओवरी के, उसकी वॉल्स के, उसने जो है फ्लैट सेल्स जो है वो अरेंज हुए अराउंड द ग्रोइंग प्राइमरी oocyte, और इस स्ट्रक्चर को यानी कि प्राइमरी oocyte, और फिर हमारे पास ये जो लेयर थी इसको हमने कहा प्राइमोडियल फॉलिकल। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो फ्लैट लेयर थी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्यूबॉइडल एंड अल्टीमेटली इनटू कोलमनर। तो फिर हमने इनको जो है वो प्राइमरी फॉलिकल का नाम दे दिया। इन द मीन वाइल हमारे पास यहाँ पर ये जो है ये जोना पेलिसोइडी जो है वो डेवलप हो गया। फिर यहाँ पर हमने जब इसको प्राइमरी फॉलिकल का नाम दे दिया तो हमने कहा कि इसके सराउंडिंग में जो ओवेरियन कनेक्टिव टिश्यू था, इसने अपने आप को जो है वो ऑर्गेनाइज किया, रीअरेंज किया अराउंड दी फॉलिकुलर सेल्स, और इसने थीका फॉलिकुलाई जो है वो फॉर्म कर लिए। और ये थीका फॉलिकुलाई जो है जैसे जैसे हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है और अंदर चेंजेस शुरू हो गई हैं फॉलिकुलर सेल्स में, तो ये जो थीका फॉलिकुलाई थे बाहर, इन्होंने भी अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ठीक है? थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। उसके बाद ये ग्रेफियन ये जो फॉलिकल्स थे जो ऊ साइड को सराउंड कर रहे थे, इसका नाम हमने रख दिया क्यूमुलस oophorus। अब अल्टीमेटली हमारे पास ये सेकेंडरी फॉलिकल है वो फॉर्म हो चुका है। अब क्या होता है हमारे पास कि जब ओव्यूलेशन के दौरान हमारे पास जब ये रिलीज हो जाता है, एग जो है वो आउटसाइड ओवरी चला जाता है, तो जो पीछे थीका इंटरना और एक्सटर्ना थे, जो हम यहाँ पर देखे, ये जो थीका इंटरना और एक्सटर्ना थे, ये एग यहाँ से रिलीज हो गया। तो ये जो थीका इंटरना और एक्सटर्ना थे ये आपको जो है वो रीअरेंज करेंगे, यानी कि यहाँ से जब ये गुजर रहा होगा, ये जब यहाँ से बाहर जा रहा होगा, तो ये जो थीका फॉलिकुलाई, ये जो क्यूमुलस oophorus है, सॉरी, यहाँ से ये जब गुजर रहा होगा, यहाँ से ये जब बाहर जा रहा होगा, तो ये जो क्यूमुलस oophorus वाले सेल्स थे, ये जो ये सराउंड कर रहे थे, ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे और ये oocyte के साथ ही ये जो है वो बाहर आएंगे। और अब ये क्यूमुलस oophorus वाली लेयर को हमने अब इसका नाम रखा है कोरोना रेडिएटा।
समझ में गया? यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ये हमारे पास अल्टीमेटली इस तरह का एग जो है वो हमारे पास रिलीज मैं- होगा। जी बेटा, टाइम हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम जो है वो फर्टिलाइजेशन इंशाल्लाह करेंगे। और टॉपिक तो वो आज का था, लेकिन आज ये इसमें काफी हमें जो है वो देर लग गई। होपफुली आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो आप जो है नेक्स्ट टाइम हम जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है बेटा, अगर कोई चीज ना समझ आई थैंक हो यू मैम। एक दफा इसको जरूर रीड कर लेना, अदरवाइज ये स्लाइड्स जो हैं वो काफी हैं। एक दफा इसको जरूर रीड कर लेना, जो चीज ना समझ में आई हो तो बेटा फिर वो मेरे से डिस्कस कर लेना। ये स्लाइड्स मेरा ख्याल है मैं आप लोगों को मेल कर चुकी हूँ, तो ये आप लोगों के पास पूरा फर्स्ट वीक से पहले तक का जो है वो सारा आप लोगों के पास जो है ये आ गया। अब नेक्स्ट टाइम से हम फर्टिलाइजेशन जो है, यानी कि फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली दी बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, वीक ऑफ डेवलपमेंट की जो है वो बिगनिंग है, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो हम फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट जो है वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।